क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पलटवार से डर गए हैं? और क्या इसी डर के कारण वो अब ईरान पर 20 गुना ज्यादा हमले की धमकी दे रहे हैं? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने तेल टैंकरों को रोका तो फिर ये हमले 20 गुना ज्यादा होंगे। हालांकि तेल के खेल में ट्रंप की इस चेतावनी को ईरान ने नजरअंदाज कर दिया है। ईरान की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि वैश्विक तेल की कीमतों पर नियंत्रण उसके हाथों में है। ऐसे में वो किसी धमकी से डरने वाले नहीं है। दरअसल युद्ध की शुरुआत से सबकी निगाहें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर है, जहां से पूरी दुनिया का तेल एक्सपोर्ट होता है। लेकिन जब ईरान ने उसे बंद करने के साथ ही चेतावनी दे दी कि वो किसी जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने नहीं देंगे, इसके बाद अमेरिका की बौखलाहट सामने आई। ट्रंप ने ट्रुथ पर पोस्ट किया कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तेल के प्रवाह को रोकने वाला कोई भी काम करता है तो अमेरिका उस पर अब तक हुए हमलों से 20 गुना अधिक भीषण हमला करेगा। ईरान तो झुकने वाला नहीं है, क्योंकि जंग के 10 दिन बीतने के बाद भी वो मजबूती से खड़ा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां से दुनिया की 20% तेल की आपूर्ति होती है, उस पर ईरान का दबदबा है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई थी। लेकिन ट्रंप के जंग जल्द खत्म होने के बयान से आज गिरावट देखी गई है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग की जद में आए हॉर्मूज स्ट्रेट ने पूरी दुनिया में बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया है। लेकिन इस आपदा में पुतिन बड़े खिलाड़ी बनकर सामने आए हैं। भारत जैसे खरीदार को पाने के साथ ही उन्होंने मित्र राष्ट्रों को एक नया ऑफर दिया है, जिसके बाद समूचा एशिया अब रूस की ओर देख रहा है। क्योंकि ईरान इसमें ना तो रुकता दिख रहा है और ना ही झुकता। लेकिन तेल के जहाजों की आवाजाही जरूर हॉर्मूज स्ट्रेट में रही है, लेकिन तेल के खरीदार ढूंढ रहे रूस के लिए ये बड़ा मौका बन गया है और पुतिन बन गए दोस्तों के देवदूत। तो वहीं यूरोप के साथ अपने तेल गैस कारोबार बंद करने वाले हैं, क्योंकि ईयू के नखरे और प्रतिबंध झेलने से अच्छा है नए ग्राहक तलाशना। जंग से जुड़ी इस समय की एक बड़ी खबर बता दें। तेहरान पर इजराइल ने हमला बोला है। हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचने की बात सामने आ रही है। हमले के बाद बंकर में छिपने के लिए लोग मजबूर हो गए और ये एक नॉर्मल ड्रिल हो गई है। यहाँ पर बंकर में छुपना, इजराइल के हमले होने के बाद सायरन बजना, ये एक आम वहाँ का रूटीन हो गया है, चाहे वो इजराइल का हो और चाहे ईरान का हो, क्योंकि ताबड़तोड़ हमले दोनों ही तरफ से चल रहे हैं और लोगों के पास बंकर में छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ईरान युद्ध की वजह से पाकिस्तान में लॉकडाउन वाले हालात पैदा हो गए हैं। तेल की कीमत $100 पार होते ही पाकिस्तान में इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। यहाँ सरकारी खर्च में कटौती अब करना सरकार की मजबूरी बन गई है, जिसका ऐलान खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया। इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। सरकारी विभागों के 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अगले 2 महीनों तक सरकारी विभागों को मिलने वाले फ्यूल में 50% की कटौती की गई है। ऐसे में सवाल ये है कि ईरान पाकिस्तान के साथ सीधे तौर पर कोई तेल आयात नहीं करता, फिर उससे संकट का सामना क्यों करना पड़ रहा है? दरअसल पाकिस्तान में कच्चे तेल का 90% सऊदी अरब, यूएई और कतर से आता है। ऐसे में युद्ध की वजह से ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट बंद कर दिया है, जिससे होते हुए कच्चा तेल एशिया में सप्लाई होता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में तेल की किल्लत बढ़ गई है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने और हाल तक भारत विरोध करते करने वाला बांग्लादेश आखिर में भारत के सामने परेशान नजर आया। ईरान युद्ध की वजह से ऊर्जा संकट का सामना कर रहे बांग्लादेश ने अब भारत से मदद मांगी, तो भारत ने दुश्मनी भुलाकर 5000 मीट्रिक टन डीजल बांग्लादेश को भेजा। क्योंकि ईरान युद्ध के बाद बांग्लादेश में भी पाकिस्तान जैसे हालात पैदा हो गए। युद्ध शुरू होने के पहले ही सप्ताह में बांग्लादेश से पेट्रोल और डीजल आउट ऑफ स्टॉक होना शुरू हो गया। सड़कों से ज्यादा वाहन पेट्रोल पंप पर खड़े दिखने लगे। इस ऊर्जा संकट की वजह से 5 में से 4 सरकारी फर्टिलाइजर प्लांट बंद कर दिए गए। सभी यूनिवर्सिटीज को समय से पहले बंद कर दिया गया। बाइक सवारों को एक बार में मात्र 2 लीटर तेल देने का नियम बनाया है। पेट्रोल पंपों पर पुलिस तैनाती करनी पड़ी है। लेकिन हालात नहीं संभले तो तारिक रहमान सरकार को भारत से गुहार लगानी पड़ी है। ढाका ने 4 महीने में 50,000 टन डीजल की सप्लाई का अनुरोध किया है, जिसके बाद असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी से बांग्लादेश को 5000 मीट्रिक टन डीजल भेज दिया गया है, और अब वो भी उसी मैत्री पाइपलाइन के जरिए, जिसका निर्माण और उद्घाटन शेख हसीना के कार्यकाल में ही हुआ था। अमेरिका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का बयान, हम ईरानी नौसेना लगातार हमले कर रहे हैं, हमने 5000 ठिकानों पर हमला किया है। बड़ी खबर इस समय की, 50 से अधिक जहाजों को हमने डुबा दिया है। ये ईरानी नौसेना पर जो हमले अमेरिका के द्वारा किए गए हैं उसका जिक्र किया गया है। 5000 ठिकानों को निशाना बनाया गया है, ये अमेरिका की तरफ से बयान आया है। देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर्स को लेकर चर्चा तेज है। कई तरह की अफवाहें, ऐसा सरकार कह रही है, कि फैलाई जा रही हैं, जिससे लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या देश में गैस की कमी होने वाली है। इसकी पड़ताल करने के लिए जी न्यूज की टीम ग्राउंड पर पहुंची और सच का पता लगाया।
देश भर में सिलेंडर शॉर्टेज की ऐसी अफवाह उड़ी है कि गैस एजेंसी पर अफरा तफरी मच गई है। यूपी से बिहार तक लोग सुबह से गैस के लिए लाइन लगाकर एजेंसियों के बाहर खड़े हो गए हैं। जी न्यूज की टीम जब रियलिटी चेक करने ग्राउंड पर उतरी तो पता लगा कि सिलेंडर की कमी नहीं बल्कि युद्ध के कारण गैस खत्म हो गई है, इसलिए डर के मारे जरूरत से ज्यादा सिलेंडर भरवा रहे हैं। ये 27 तारीख को आपको गैस मिली है, तो अभी फिर इतनी जल्दी क्यों दोबारा? अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, फिर दोबारा सिलेंडर क्यों लेना है? 27 को कहाँ मिली मेरी? देखिए ना, ये लिखा तो है इसमें 27 दो। सिलेंडर कमी की अफवाह और युद्ध का डर दिखाकर ब्लैक मार्केटिंग गैंग एक्टिव हो गया है और सिलेंडर की जमाखोरी करके उन्हें बेच रहा है। अफवाह गैस खत्म हो गई है, फैक्ट एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑर्डर। अफवाह कल से सिलेंडर नहीं मिलेगा, फैक्ट स्टॉक पर्याप्त है। अफवाह 1500 में ब्लैक में बिक रहा है, फैक्ट पैनिक से ब्लैक मार्केट बन रहा है। सिलेंडर ब्लैक करने वाले निशाना रेड पटरियों वाले दुकानदारों को बना रहे हैं, जिससे ये लोग ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। सिलेंडर कमी की अफवाह फैल रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर जमाखोरी हो रही है और लोग इसे ब्लैक में बेच रहे हैं तो फिर सरकार क्या कर रही है? इन लोगों पर लगाम कसनी बेहद जरूरी है। अगली खबर का रुख करेंगे। ईरान युद्ध की बारूदी गंध अब पाकिस्तान की सीमा तक पहुंच गई है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने इसके लिए अब अपनी नौसेना को उतार दिया है, जो पाकिस्तानी व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा दे रही है। दरअसल तुर्की में ईरानी हमले के बाद पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि कहीं अगला टारगेट वो तो नहीं। वहीं ईरान पहले ही अमेरिकी सेना के पाकिस्तान एयरबेस के इस्तेमाल पर आपत्ति जता चुका है। ऐसे में अगर ईरान पाकिस्तानी व्यापारिक जहाजों को टारगेट करता है तो ये पाकिस्तान के लिए गरीबी में आटा गीला करने जैसा हो जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान ने इसके लिए अब ऑपरेशन मुहाजिर-उल-बहर शुरू किया है। पाकिस्तान की नौसेना ने राष्ट्रीय शिपिंग और समुद्री व्यापार को प्रभावित करने वाले खतरों से निपटने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया है। दरअसल युद्ध के कारण तेल टैंकरों की आवाजाही प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है। इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार ने ईंधन बचत के कई कदम भी उठाए हैं। पाकिस्तान में ईंधन की कमी है, ऐसे में जो 10% कच्चा तेल जो फिलहाल बाहर से आ रहा है, अगर वो भी युद्ध की भेंट चढ़ जाए तो पाकिस्तान में भूखमरी की स्थिति हो जाएगी। ईरान युद्ध में अभी तक $2.8 बिलियन यानी 2800 करोड़ रुपए का गोला बारूद खर्च हो चुका है, जो कि पाकिस्तान के रक्षा बजट से ज्यादा है। यह अनुमान अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट से सामने आया है। पेंटागन के मुताबिक 27 और 28 फरवरी को उसने ईरान पर हमलों में कुल $5.6 बिलियन का गोला बारूद इस्तेमाल किया। शुरुआती 2 दिनों में ही अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर के करीब 40 टॉप कमांडरों को मार गिराया था। तुर्की की एक एजेंसी के मुताबिक 27 फरवरी से 9 मार्च तक अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए कम से कम $10.35 बिलियन का गोला बारूद खर्च किया, यानी हर दिन $1 बिलियन से ज्यादा का गोला बारूद अमेरिका ने खर्च किया है। ये पाकिस्तान के कुल रक्षा बजट से भी ज्यादा है। पाकिस्तान का कुल रक्षा बजट $9 बिलियन का है। अमेरिका ने ईरान पर शुरुआती 10 दिन के हमले में ही अपने रक्षा बजट का 1.5% खर्च कर दिया है। आंकड़े सामने आने के बाद कैपिटल हिल्स में हलचल मच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड की नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जंग के 10 दिन बाद भी अमेरिका ईरान के हमले में बैकफुट पर ही दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर अमेरिका से। अमेरिका के युद्ध मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। स्कूल पर हुए हमले को देकर बयान। ईरान ने खुद स्कूल पर मिसाइल दागी है। आतंकियों की तरह हमला किया। ईरान स्कूल अस्पतालों पर मिसाइल दाग रहा है। देखिए, ये एक नया वर्जन अब सामने आया है। ये अमेरिका के युद्ध मंत्री ने बयान दिया है। मतलब इससे ज्यादा दुख की बात नहीं हो सकती। कोई भी देश क्या अपने ही देश के स्कूल की छोटी बच्चियों को मार लेगा? इसमें कितना सच हो सकता है? हालांकि ये बयान युद्ध मंत्री ने जरूर दे दिया है अमेरिका की तरफ से। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इजरायली युद्ध के बीच एक बार फिर से रूस यूक्रेन का युद्ध भी तेज नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका का पूरा फोकस ईरान पर है। लिहाजा जेलेंस्की को डर है कि कहीं रूस इस स्थिति का फायदा ना उठा ले, जिसे देखते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने कमांडर्स के साथ एक आपात बैठक की, क्योंकि जेलेंस्की ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका और नाटो की वजह से ही वो रूस के सामने इतने दिनों तक डटे रहे हैं। जेलेंस्की के इस डर के कई कारण हैं। अमेरिका का इस वक्त पूरी तरह ईरान के साथ युद्ध में फंसा हुआ होना, उसे मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने सैन्य बेस बचाने की चिंता है। वो दक्षिण कोरिया समेत कई देशों से अपने डिफेंस सिस्टम मंगवा रहा है। शाहिद और दूसरे ईरानी ड्रोन को मारने के लिए यूक्रेन से इंटरसेप्टर ड्रोन और ड्रोन पायलट बुलाए जा रहे हैं। अमेरिका अभी यूक्रेन को युद्ध के लिए हथियारों की खेप भी नहीं भेज पाएगा। जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात भी लगातार टल ही रही है। उस पर से बीते कल ईरान युद्ध पर जब ट्रंप और पुतिन में बातचीत हो रही थी, तो ट्रंप ने यूक्रेन का जिक्र कर पुतिन की दुखती रग को छेड़ दिया।
कहा तो ट्रंप ने सोचा था कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। ना तो ईरान के साथ युद्ध रुका और ना ही सुप्रीम लीडर चुनने में ट्रंप की कोई भूमिका बन पाई। और तो और अब खुद डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी ही खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। दरअसल एक अमेरिकी सर्वे में ट्रंप की लोकप्रियता तेजी से गिरी है, जबकि मार्को रूबियो की तेजी से बढ़ी है। दरअसल ये सर्वे मध्यावधि चुनावों को लेकर किया गया था, जहां आंकड़े ट्रंप के खिलाफ नजर आए हैं, जिसकी बड़ी वजह है टैरिफ वॉर से लेकर ईरान के खिलाफ युद्ध को लेकर अमेरिकी जनता ही नहीं, उनकी अपनी ही पार्टी उनसे खफा है। एनबीसी के सर्वे के मुताबिक मार्को रूबियो की लोकप्रियता बढ़ी है। 25 बड़े रिपब्लिकन डोनर्स रूबियो के साथ है। माना गया है कि ट्रंप का सबसे सही उत्तराधिकारी यानी जेडी वेंस को रूबियो कड़ी टक्कर दे सकते हैं। सर्वे में ईरान के साथ युद्ध को लेकर पूछे गए सवाल पर 54% मतदाता ट्रंप के फैसलों से असहमत दिखे, जबकि 41% समर्थन कर रहे हैं। हालांकि 90% कट्टर एमएजी समर्थक इन हमलों के पक्ष में हैं। ऐसे में अब ट्रंप को अमेरिका में मध्यावधि चुनावों में हार का खतरा सताने लगा है, क्योंकि इतिहास में 22 में से 20 बार सत्ताधारी दलीय चुनाव हार चुके हैं। और जंग से जुड़ी समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने इजराइल के ऊपर पलटवार किया है। तेल अवीव पर ये बड़ा हमला हुआ है। बने ब्लॉक में ईरान की मिसाइल गिरी है। मिसाइल हमले में भारी नुकसान की खबर भी मिल रही है। क्या ईरान से जंग में अब अमेरिका लेजर हथियारों का इस्तेमाल करने वाला है? क्योंकि इसका संकेत खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, जो ईरान की मिसाइल और ड्रोन्स को आसानी से और कम लागत में नेस्तनाबूद कर देगा। क्योंकि ईरान से जंग में पिछले 10 दिनों में 10 बिलियन से ज्यादा खर्च हो चुका है, जो ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स के मुकाबले कहीं ज्यादा खर्चीला है। ऐसे में ट्रंप ने अब लेजर हथियार उतारने का दावा किया है। अगर ट्रंप जंग में मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों पर इस लेजर हथियार को तैनात करते हैं, तो उसका खर्च बच जाएगा और वो आसानी से ईरानी मिसाइलों को मार गिराएगा। हालांकि इससे पहले इजराइल लेजर वेपन का इस्तेमाल कर चुका है और ईरान के ड्रोन्स को मार गिराने की तस्वीर भी सामने आई थी। ईरान का फोकस बड़े पैमाने पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करना है। ऐसे में अमेरिका लेजर वेपन के जरिए इन्हें मार गिराने की प्लानिंग में लगा है। अमेरिका इजराइल के साथ ईरान का युद्ध शुरू हुए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो युद्ध खत्म होने की भविष्यवाणी करते आए हैं, उन्होंने फिर इसके जल्द खत्म होने का दावा किया है। लेकिन ईरान की तरफ से अमेरिका को ये बता दिया गया है कि वो 10 साल तक जंग लड़ सकता है, क्योंकि उसके हथियार डिपो मिसाइल और ड्रोन से भरे पड़े हैं। दरअसल ट्रंप हर दिन युद्ध खत्म होने का नया दावा करते हैं। बीती रात जब उनसे ईरान के साथ जंग खत्म होने पर सवाल किया गया, तो फिर उन्होंने दावा कर दिया, लेकिन इस दावे में ना कोई डेट थी और ना ही कोई दिन। ट्रंप ईरान को नेतृत्वहीन और बिना हथियार का बता रहे हैं, लेकिन IRGC कमांडर ने ट्रंप को ही चुनौती दी। यानी इस जंग को अमेरिका और इजराइल जो अपने हक में मान रहे थे, वो कितनी गलत फहमी में है। ईरान की तरफ से आए इस बयान से ये साफ हो गया है, और जिसका नमूना जंग के मैदान में भी दिख रहा है। और इंडिगो एयरलाइंस से जुड़ी समय की एक बड़ी खबर बता दें, इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने इस्तीफा दे दिया है। इंडिगो संकट के चलते ये इस्तीफा उन्होंने दिया है। राहुल भाटिया अब इंटरिम CEO बनाए गए हैं। तो इंडिगो जो पिछले कुछ समय से संकट से गुजर रही है, फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, पायलट्स की कमी है, क्रू की कमी है, इसके चलते अब CEO ने इस्तीफा दे दिया है। SIR को लेकर पहले से ही चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी ममता बनर्जी CEC ज्ञानेश कुमार के बंगाल दौरे से और ज्यादा नाराज नजर आईं। उन्हें CEC के दौरे के पीछे भी साजिश नजर आ रही है। ममता बनर्जी को राज्यपाल के बदले जाने और उसके ठीक बाद CEC के दौरे पर भी साजिश नजर आई। में तो कुछ काला है एवं आमी सेटा उद्धार करबई। और SIR को लेकर तो वो धरना दे ही रही है। ममता ने ज्ञानेश कुमार को बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुला हुआ बताया। बेचारा ज्ञानेश कुमार, तार जन्नो आमार खराब लागे। आमी कोनो চেয়ার के अपमान करছি না। ভ্যানিশ কথাটা আমরা ইউজ করি কারণ কালো লোকেদের ওয়াশিং মেশিনে। दूसरी तरफ CEC ने बंगाल की जनता से बिना डरे वोटिंग का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल के सभी मतदाताओं से चुनाव आयोग यह आह्वान करता है कि आगामी चुनाव हिंसा रहित और दबाव रहित वातावरण में होंगे। दोनों के बीच का ये तकरार चुनाव से पहले शायद ही खत्म हो। अधिनायक जय हिंद।
लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर डिबेट के लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है। वहीं इस दौरान बहस शुरू होते ही हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल बहस डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति को लेकर शुरू हुई। विपक्ष की तरफ से गौरव गोगोई ने सरकार पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से सदन चलाने का आरोप लगाया। आज ऑपोजिशन इंडिया अलायंस के लगभग 200 सांसद होने के पश्चात भी आज यहाँ पे डिप्टी स्पीकर नहीं है। इस प्रकार का सदन चल रहा है, देश को पता चलना चाहिए। वहीं गौरव गोगोई का जवाब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दिया और कांग्रेस पर गुमराह करने का आरोप लगाया। ये चाहते हैं कि स्पीकर का रोल भी ये लोग तय करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये कुर्सी पे कौन बैठेगा ये भी ऑपोजिशन तय करना चाहते हैं। क्या दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं इस दौरान किरण रिजिजू ने एक बार फिर नेहरू और राजीव गांधी का नाम लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बिहार में राज्यसभा के लिए नामांकन हो जाने के साथ ही पवन सिंह के पार्लियामेंट जाने की उम्मीदों को झटका है। पवन और उनके समर्थक इससे निराश हैं ही। पार्टी से चुनावी किस्मत आजमा चुके सिंगर खेसारी लाल यादव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। बिहार विधानसभा चुनाव में राम मंदिर पर टिप्पणी कर विवादों में आए खेसारी लाल यादव भले ही खुद चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन पवन सिंह के राज्यसभा नहीं जाने पर उन्होंने भी चुटकी ली है। खेसारी ने कहा उन्हें भी ये बात बुरी लगी है। अब ये तो उनकी पार्टी का विषय है और जिसको आज कितने दिन से वो सेवा कर रहे हैं, बुरा तो हम सबको भी लगता है कि आज इतने 17-18 साल से वो सेवा कर रहे हैं और उसके बावजूद भी उनको वो कद पद नहीं मिलता है। हालांकि खेसारी लाल का ये बयान तंज की तरह लग रहा है, क्योंकि राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन से पहले पवन सिंह ने भी भागदौड़ शुरू कर दी थी। टिकट नहीं मिलने पर वो रूसे हुए भी नजर आए। जो मालिक चाहेंगे वही ना होगा। देखते हैं मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरोहा की तरह पवन सिंह का पार्लियामेंट जाने का सपना कब पूरा होगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सरकार का बुलडोजर चला है। अवैध अफीम के मामले में आरोपी की दुकान और ठिकानों से जमींदोज कर दिया और मैसेज दिया कि कानून के खिलाफ काम करने वालों पर इसी तरह एक्शन लिया जाएगा। दरअसल दुर्ग के समोदा गांव में अफीम की खेती करने वाले आरोपी विनायक के भाई की अवैध दुकान थी, जो प्रशासन के नजर में आने के साथ ही एक्शन की तैयारी शुरू हो गई। अवैध दुकान पर बुलडोजर पहुंचा और गर्जना शुरू कर दिया। तहसीलदार और पुलिस की मौजूदगी में हुई कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया, लेकिन पुलिस ने पहले ही फोर्स तैनात कर रखी थी ताकि कोई गड़बड़ ना हो। दावा है कि अफीम की खेती के मुख्य आरोपी विनायक ताम्रकार समेत 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और आज बुलडोजर एक्शन विनायक ताम्रकार के भाई की अवैध दुकान पर हुआ। कार्रवाई के जरिए प्रशासन ने मैसेज दिया है कि अवैध चाहे खेती हो या दुकान, एक्शन होगा। तेलंगाना के हैदराबाद सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है, जहां तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा जाती है और उसकी चपेट में सड़क पर काम कर रहे 2 सफाई कर्मी आ जाते हैं। हादसा पास में लगे सीसीटीवी में कैद हुआ। वीडियो में देखिए, सड़क किनारे 2 सफाई कर्मी काम कर रहे हैं। अचानक से सामने से तेज रफ्तार कार आती है, पेड़ से टकराती है। टक्कर के साथ ही कार पास में खड़े सफाई कर्मी पर पलट जाती है, जिसमें एक शख्स तो बच जाता है, लेकिन एक शख्स कार की चपेट में आ जाता है। कार के नीचे दबने के बाद साथी कर्मचारी उसे बचाने की कोशिश करने लगता है। कार के नीचे फंसा सफाई कर्मचारी दर्द से कर्रा रहा नजर आता है। तभी वहां से गुजर रहे लोग एक के बाद एक मदद के लिए आगे आते हैं और काफी कोशिशों के बाद कार के नीचे से उसे बचा लेते हैं। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो जाती है, दोनों तरफ ट्रैफिक लग जाता है। हादसे में घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीसीटीवी के आधार पर अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में एक पार्षद के डॉक्टर से मारपीट करने का मामला सामने आया है, जहां पार्षद और उसके परिजनों ने सिर्फ इस बात को लेकर डॉक्टर और अस्पताल के स्टाफ पर हमला बोल दिया कि उन्हें इलाज करने में देरी हुई। पार्षद अपनी बीमार सासू मां को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने उन्हें वीआईपी मानने की बजाय नंबर से आने के लिए कहा। परिजनों के सामने अपनी इज्जत की मिट्टी पली रोते देख पार्षद भड़क गए और अपने लोगों के साथ डॉक्टर के स्टाफ पर टूट पड़े। लात, घूंसे, थप्पड़ के साथ कुर्सी से उनकी पिटाई होने लगी। मामला उग्र होता देख डॉक्टर साहब वहां से निकलने लगे तो एक महिला ने उन्हें पकड़ लिया। डॉक्टर ने अपनी गलती होने से इनकार किया। बंगाल के इस पार्षद के गुंडे का वीडियो तेजी से वायरल है।
जम्मू कश्मीर के नौशेरा से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, नौशेरा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को यहां ढेर किया है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। नौशेरा से बड़ी खबर, घुसपैठ की कोशिश को यहां पर सेना ने नाकाम किया। दिल्ली के उत्तम नगर में हुए तरुण हत्याकांड में अब ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं और दूसरी तरफ वो भी भ्रम फैलाने में लगी हुई हैं जो तरुण की मौत पर तो खामोश थी, लेकिन आरोपियों पर एक्शन के बाद अब परेशान नजर आ रहे हैं। होली के दिन महज गुब्बारा फेंकने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तरुण को बेरहमी से पीट डाला। उसकी मौत के बाद योगी मॉडल वाली डिमांड हुई। पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया तो बुलडोजर एक्शन भी हो गया और यही बात टूल किट गैंग को अच्छी नहीं लगी। इसलिए AIMIM से लेकर अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी एक्शन को गलत बता रही है। यहाँ तक कि झूठा दावा किया जा रहा है कि विवाद महिला को छेड़ने पर हुआ था, जबकि पुलिस ने छेड़खानी से इनकार किया है। स्वरा भास्कर ने पोस्ट कर लिखा कि तरुण खाटिक की हत्या के बाद पूरा संघी इकोसिस्टम हंगामा मचा रहा है, तो वारिस पठान भी सवाल उठा रहे हैं। उसके घर को अपने बुलडोजर से उड़ा दिया, थोड़ा कार्रवाई कर दी वहाँ पर आपने जाकर, हाँ तो फिर कोर्ट कचहरी का सब बंद कर दो। लेकिन ऐसे टूल किट गैंग की अफवाहों पर पुलिस ने साफ कहा है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि समाज को बांटने का काम यही गैंग कर रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर पुलिस कहर बनकर टूट रही है। शहर शहर मुठभेड़ में इनामी गो तस्करों को सबक सिखाया जा रहा है। उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से हुई, जहां 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि अपराधी ने योगी की वार्निंग नहीं मानी और मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पीतल वाली गर्मी दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। ऐसी ही तस्वीर अमरोहा से देखने को मिली, जहां पुलिस ने गौ तस्करी में शामिल आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में तस्करों को लंगड़ा कर दिया गया। वहीं भदोही में जहां देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद 50,000 के 3 इनामी बदमाशों को पकड़ा गया। वृद्ध आदमी ATM से पैसे निकाल के जा रहा था, तो उसको अभियुक्तों द्वारा गाड़ी में बैठाया गया और उसको डरा धमका के उसके पैसे छीन लिए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए तीनों लुटेरों को लंगड़ा कर दिया। योगी फोर्स की मंशा साफ है, जो अपराध करेगा वो लंगड़ा हो जाएगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सेवादारों की कार्य प्रणाली से दुखी नजर आए। उन्होंने भरे मंच से सेवादारों और चेलों को जमकर खरी खोटी सुनाई। बाबा बागेश्वर ने उन लोगों को आड़े हाथों लिया जो सेवा की आड़ में अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। हमारे यहाँ के सेवादारों की टोन बहुत खराब है, बात करने का तरीका बड़ा घटिया है। ऐसे बात करते हैं जैसे वो एहसान जता रहे हैं, ऐसे लोगों को धक्का देते हैं जैसे ये आर्मी वाले। सेवादारों पर तंज कसते हुए कहा, इनकी मानसिकता ऐसी हो गई कि हमारे पीठ देते ही ये खुद गुरु बन जाते। और बात भी सही है, चाय से ज्यादा तो केतली गर्म होती है। सेवादारों को फटकारते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, गुरु दिख ही नहीं रहा, इन्हें तो गुरु के आसपास का भौकाल दिख रहा। इनकी नजर गुरु पे थोड़ी है, इनकी नजर तो इस पे है कि हमारा गुरु है। PM सीधा जुड़ा है, मुख्यमंत्रियों से डायरेक्ट बात होती है। शास्त्री ने साफ किया कि कई लोग धाम से सेवा की भावना से नहीं जुड़े हैं। कुछ लौंडे लौंडियाबाजी के चक्कर में चेले बन रहे। शास्त्री ने अपने चेलों को चेतावनी देते हुए कहा, अपन तुम्हारा पर्चा खोलते तो अपने चेलों का भी खोल के रखते। बुलेटिन में अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां आगरा में एक मजार तोड़ने के दौरान बवाल खड़ा हो गया। हंगामे और तनाव के बीच पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। आगरा में कुछ अराजक तत्वों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, जिसके तहत इलाके में बनी एक मजार में देर रात तोड़फोड़ की गई। रमजान के दौरान मजार में तोड़फोड़ को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। घटना को लेकर विरोध जताया। चादरें भी सारी वहाँ बिखरी पड़ी हैं, आधी इधर डाल दी हैं, आधी इधर डाल दी हैं। ये किसी अराजक तत्व का काम है। आगे दरगाह के काफी जमीन खुली पड़ी है। यहाँ पर शाम को 7 बजे से लेकर और रात को 11 बजे तक खूब शराब पी जाती है, लोग बैठे रहते हैं, खूब हुड़दंग होता है। इलाके में तनाव की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया, तो वहीं पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ में जुटी हुई है। CCTV फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता जी को लेकर टिप्पणी करने वाले मौलाना की अब खैर नहीं। एक तरफ यूपी में विवादित बयान देने वाले मौलाना सलीम के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, तो दूसरी तरफ लखनऊ में उसके पोस्टर्स लगाए गए हैं और उस पोस्टर्स में उसे अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। और मौलाना के खिलाफ 17 घंटे बाद लखनऊ में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। उससे पहले लखनऊ की सड़कों पर जहरीले मौलाना के पोस्टर्स लगे हैं। पोस्टर में मौलाना को फोटो में जानवर जैसा दिखाया गया है, साथ ही लिखा है, कुछ दिन गुजार उत्तर प्रदेश में।
मौलाना सलीम की फोटो लगाई गई है, पीछे एक फांसी का फंदा बनाया गया है, यानी कि इसकी फांसी की मांग की जा रही है। इसमें लिखा हुआ है कि मौलाना तड़फड़ा रहा है आवेश में, कुछ दिन तो गुजार उत्तर प्रदेश। बिहार के मौलाना मोहम्मद सलीम ने यूपी में लागू गौकशी कानून को लेकर योगी की मां पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उसके खिलाफ FIR हुई। जगह जगह पुतला फूंका जा रहा है और अब ये पोस्टर संदेश साफ है, शायद मौलाना बरेली के तौकीर का इलाज भूल गया है, जिसकी ऐसी डेंटिंग पेंटिंग की गई कि वो अपने गुनाहों पर पछता रहा है। और अब वैसा ही इलाज मोहम्मद सलीम का होने की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सरेआम एक लड़की को घेर कर बदतमीजी करने और वीडियो बनाने का मामला सामने आया है, जहां खेतों से जा रही एक लड़की को कुछ मनचलों ने पकड़ा, वीडियो बनाया और अब ये वीडियो वायरल है। तो पुलिस ने सभी आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। क्योंकि आरोपियों ने उस यूपी में छेड़खानी की है जहां महिला से अपराध यानी तगड़ा हिसाब, और यहां ना तो सिर्फ छेड़खानी की बल्कि मर्जी के खिलाफ वीडियो तक बनाए गए। चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। रुक पहले बताओ कहाँ घर बताओ चालू गौर और बता दे सब कुछ बता दे। ये लड़की बार बार छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन ये मनचले उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। नाम बता दे बस। और अब मामला पुलिस के पास है। शायद शोहदे भूल गए थे कि योगी के लिए महिला सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन अब इलाज होते ही जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आदमखोर तेंदुए ने आतंक मचा रखा है, लेकिन एक मां की हिम्मत के आगे वो आदमखोर बौना साबित हुआ। जब तेंदुए ने बच्चे को शिकार बनाने की कोशिश की तो महिला तेंदुए से भिड़ गई और अपने कलेजे के टुकड़े को तेंदुए के जबड़े से छुड़ा लाई। दरअसल मासूम घर के बाहर खेल रहा था, उसी दौरान तेंदुआ वहां आ गया और मासूम पर हमला कर दिया। शोर सुनकर महिला दौड़ कर आई तेंदुए से भिड़ गई, जिससे आदमखोर मासूम को छोड़कर भाग गया। जानकारी लगते ही मौके पर दूसरे लोग भी आ गए, जिससे मासूम की जान बच गई। हमले में घायल मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए की तलाश शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में पहले भी तेंदुए के हमले की घटनाएं हो चुकी हैं, इससे लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग की है। सोशल मीडिया पर सड़क हादसों के वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं, लेकिन लोग इन्हें देखकर भी नहीं संभलते और लापरवाह बने रहते हैं। हम आपको ऐसे ही दो तस्वीरें दिखाएंगे, महाराष्ट्र के बीड जिले से और कर्नाटक के शिवमोगा से। पहले इन दोनों तस्वीरों को देखिए। कर्नाटक के शिवमोगा में दो बाइकों के बीच सीधी भिड़ंत हो गई, तो महाराष्ट्र में अचानक एक ऑटो ने रास्ता बदलकर बाइक वाले को टक्कर मार दी। कर्नाटक के शिवमोगा में एक स्कूटी और एक बाइक के आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद है, जिसमें बाइक सवार की हेडलाइट हाई बीम पर थी और स्कूटी सवार की आंखें चौंधिया गई। हालांकि हेलमेट दोनों में से किसी ने भी नहीं पहना था। गनीमत रही कि दोनों में से किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। बीड में तो हादसे के वीडियो ने हैरान कर दिया है, जहां रास्ते से जाता एक ऑटो अचानक दो चक्कों पर खड़ा हो जाता है। शायद चालक से एक्सीलेटर एक झटके से दब जाता है और जब तक चालक ऑटो को कंट्रोल करता, उसने सीधा बाइक वाले को टक्कर मार दी। हालांकि यहाँ भी किसी को बड़ी चोट नहीं आई, लेकिन ट्रैफिक जरूर कुछ देर के लिए रुक गया। मार्च का महीना चल रहा है, लेकिन गर्मी जून जुलाई वाली सता रही है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के 14 शहरों में तापमान 40 डिग्री पार कर चुका है। इंदौर में तो रनवे का डामर पिघलने की वजह से कई विमान प्रभावित हुए। ऐसी ही स्थिति उत्तर भारत के कई इलाकों में देखी जा रही है, जहां जून जुलाई वाली गर्मी देखने को मिल रही है। ऐसे में लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि अगले एक हफ्ते तक राहत मिलने की उम्मीद बहुत कम है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है, वहीं अधिकतम तापमान भी बढ़ा है। वहीं जहां दिल्ली समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी सता रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बिल्कुल जुदा है। यहां बर्फबारी की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। IMD के अनुसार आसमान साफ रहने, हवा में नमी कम होने और पश्चिमी हवाओं के कमजोर पड़ने के कारण गर्मी का असर बढ़ रहा है। यही वजह है कि दिन के साथ साथ रात भी गर्म होती जा रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो अचानक बढ़ती गर्मी का असर लोगों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है। ऐसे में आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में उस समय बवाल खड़ा हो गया जब यहां आपसी रंजिश में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। दरअसल यहां दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद का मामला चल रहा है, जो बहस के बाद मारपीट में बदल गई, जिसकी तस्वीर भी सामने आई, जहां कुछ दबंग वहां खड़ी कार में जमकर लाठी बरसाते नजर आए। वहीं इस दौरान एक शख्स पहले कार पर डंडे से वार करता है, फिर कार के पास खड़ी बाइक पर भी डंडे चलाता हुआ वहां से निकल गया। इस दौरान वहां कार पर पथराव भी किया गया।
जहां एक तरफ गाड़ियों को निशाना बनाया गया तो वहीं दूसरी तरफ गांव में घुसे दबंगों ने एक परिवार पर भी जमकर हमला किया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। इस दौरान एक दूसरे पर पथराव भी हुआ। दरअसल ये पूरा विवाद जमीन को लेकर है। हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत मच गई। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। ओवर स्पीडिंग हमेशा ही बड़े खतरों को जन्म देती है और इसी रफ्तार की वजह से देहरादून में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहाँ चालक ने टायर बर्स्ट होते ही अपने वाहन से कंट्रोल खो दिया और हादसे का वीडियो अब सामने आया है, जिसमें हादसे के बाद लॉरी अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर जा चढ़ी और इसकी चपेट में आकर कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मार्बल लेकर आ रहे इस वाहन का टायर अचानक से फट गया। देखिए कैसे ये ट्रक इस भीड़ भाड़ वाली जगह से गुजर रहा है। बाईं तरफ पर कई वाहन पार्क हुए नजर आ रहे हैं। हादसे के वक्त एक बाइक सवार और वहां मौजूद लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ, क्योंकि चारों तरफ धुएं का गुबार फैल जाता है। जैसे ही धुएं का ये बादल छटता है वैसे ही पूरा मामला समझ आता है। हादसे की वजह ओवर स्पीड के साथ ही ओवरलोडिंग भी मानी जा रही है। जरा से पैसे बचाने के लिए हादसे में लाखों का नुकसान हो गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी अस्पताल में रखे गए शव को चूहों ने काट लिया। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने मॉर्चरी हाउस के बाहर जमकर हंगामा किया। दरअसल 8 मार्च को नई बस्ती तारकापुर के रहने वाले अभिषेक का शव अस्पताल के पीछे बने मॉर्चरी में रखा गया था। परिजनों का कहना है कि मॉर्चरी घर में रखा फ्रीजर खराब है, जिसकी वजह से परिजनों को बर्फ लाने को कहा गया, जिसके बाद परिजन अपने पैसे से बर्फ खरीद कर ले गए और शव को उस पर रखवा दिया गया। सुबह जब परिजन शव को लेने पहुंचे तो देखा कि कई जगह से मांस गायब है। ये हाथ को पूरा चूहा खा गया। मामले को बढ़ता देख ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। इसके ऊपर समस्त जो भी इसके लिए इस प्रकरण में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या मेडिकल एजुकेशन की तरफ से जो भी कर्मचारी हैं उनके ऊपर स्पष्टीकरण मांगा गया है। सोचने वाली बात है कि अब अस्पताल में शव का ये हाल है तो मरीजों के हालात क्या होगा। उत्तर प्रदेश के औरैया से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वीडियो में देख सकते हैं 2 युवक रोड के किनारे बाइक पर बैठे हुए हैं। तभी एक तेज रफ्तार कार आती है और दोनों को उड़ा देती है। दोनों बाइक सवार दूर जा गिरते हैं, लेकिन ये कार ड्राइवर रुकता नहीं है बल्कि वहां से फरार हो जाता है। वहां मौजूद लोग आकर युवक को उठाते हैं और अस्पताल पहुंचाते हैं। टक्कर से दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। औरैया सदर कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।